हाँ जी, बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे और अब आपका वेट खत्म हो गया। जी हाँ, आ गया है, कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। आपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बहुत बारी पूछा था कि 10वां दिन कब आएगा एमबीए का, 10 डे एमबीए, 10 डे एमबीए। आपकी डिमांड बहुत थी, आपके कमेंट्स बहुत थे। हमारे साथ की सक्सेसफुल सीरीज रही, द मोस्ट अवेटेड 10th डे ऑफ 10 डे एमबीए। माय बिजनेस एसोसिएशन, बिजनेस की लर्निंग शाला, आज उसका ये फाइनल सेशन है। लर्निंग के पिच पर 9 ओवर हमारे बहुत ही बेमिसाल रहे। मैच में हम हर बार छक्के छुड़ाते रहे, ट्विटर की ट्रेंडिंग लिस्ट पर छाते रहे। क्लेम्स और कंट्रोवर्सीज बहुत हुई थी, धूल हो गए, सब भूल गए। अब सेशन में मेरे एसोसिएशन का फायदा आपको होने वाला है। ग्रोथ का कैलकुलेटर देके जाऊंगा, स्पीड से चलता चला जाऊंगा, छोटी मोटी ग्रोथ नहीं, सीधा लंबी जंप लगाऊंगा। भाई लोगों, एक बात आपको बता दूं, उसका कोई सीजन 2 नहीं है। ये कोई नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज नहीं चल रही है आपके सामने। बस 10 दिन था, आज 10वां दिन है। इसके बाद सब प्राइवेट हो जाएगा। आज की क्लास भी रहेगी बेमिसाल। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पुराने वाले रिकैप पर, जो रिकैप हुआ, यानी कि आज तक क्या क्या किया हमने। डे 1 पे हमने सीखा था कि अगर अकेला हूं तो मैं स्टार्टअप कैसे करूं। डे 2 पे हमने सीखा था प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, मार्केट को कैसे समझते हैं। डे 3 पे हमने सीखा था अब किस स्ट्रैटेजी के साथ बाजार में जाऊं, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार कर लिया, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट रिसर्च पे प्रोडक्ट बनाया है। डे 4 पे हमने सीखा इस प्रोडक्ट को बाजार में जाते वक्त मार्केटिंग कैसे करूं, इसकी पोजीशनिंग क्या करूं। डे 5 पे हमने सीखा सेल्स से पहले अपनी पर्सनालिटी और अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करूं, फिर हम डे 6 पे सेल्स को अच्छा करूं 10 डे एमबीए के। फिर 7वें दिन हमने सीखा कि क्योंकि मेरी सेल्स बढ़ रही है, अब सेल्स की सारी मैंने टेक्निक्स अप्लाई कर दी हैं, रेवेन्यू आना शुरू हो गया, तो मुझे मैन पावर चाहिए होगी। तो डे 7 मैन पावर पे था, एचआर पे था, एचआर का पूरा संपूर्ण ज्ञान था। फिर हम डे 8 पे आए कि अब मैन पावर आ चुकी है, मैन पावर से उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे मल्टीप्लाई करें। फाइनली डे 9 पे हमने बताया कि आपको 32 वो स्ट्रैटेजी जिससे आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपेंशन कैसे करना है। अब डे 10 है कि अब आप 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ जहां भी पहुंचना चाहते हैं, आप एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क क्या है, नेक्स्ट टिप्स और स्टेप्स क्या है, ये पूरे वीडियो के एंड तक आप सीख जाएंगे। सीखने के लिए स्टूडेंट, शहर और देश अपने बदलता रहता है। मैं एक काम किया है, यहां से सारे वीडियोस हमारे जितने भी पुराने 9 डे के वीडियोस हैं वो सब प्राइवेट कर दिए हैं। कहां पे कर दिए हैं? आप मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं, तो फ्री अभी भी। 10 डे एमबीए के पिछले 9 लेसन्स मैंने लेकिन प्राइवेट कर दिए। यूट्यूब पे अब नहीं है, वहां पैसा लगेगा, नहीं लगेगा, वहां कोई कोर्स है नहीं है, लेकिन वहां भी थोड़े दिन के लिए रहेंगे। अब वो यूट्यूब पे नहीं, बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे मिलेंगे आपको। और ये 10th एपिसोड भी थोड़े दिन बाद में वहीं डाल दूंगा। तो कुछ दिन के लिए 10th एपिसोड यहां रखा है। कम्युनिटी ऐप को डाउनलोड करो, आप जाओ, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा, वहां जाकर के आप सारे वीडियोस देख पाओगे। और 10वां दिन यहां देख रहे हो, पुराने 9 दिन वहां देखोगे, थोड़े दिन बाद 10वां दिन भी आप थोड़े दिन वहीं देखोगे, फिर वहां से भी हटा दिया जाएगा। अब पहले एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क की 10 स्ट्रैटेजीज, 10 स्टेप्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहला चीज, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन होता क्या है। आप एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, आपका आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो आप यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम समवन विदाउट एन आइडिया। किसी के पास आइडिया नहीं है, किसी के पास आइडिया है, एग्जीक्यूट नहीं करते, दोनों बराबर है। इसके पास आइडिया है, इसके पास आइडिया नहीं है, ये दोनों बेकार है, किसी काम के नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं है। जिसके पास आइडिया नहीं है वो भी जीरो, जिसके पास आइडिया है वो भी जीरो। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन नहीं है। तो आइडिया के बाद एग्जीक्यूशन आता तब रिजल्ट आता है, आइडिया बिना एग्जीक्यूशन के सब कुछ जीरो है। और मैं आपको आज एंड में बताने वाला हूं, मैं 2 अक्टूबर को एक फ्री इवेंट भी करने वाला हूं। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अगर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन चाहिए तो एक फ्री इवेंट करने वाला हूं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए, ब्लैकबेरी 87% मार्केट शेयर क्यों लूज किया? स्ट्रैटेजी की कमी नहीं थी, एग्जीक्यूशन की कमी थी। नोकिया 87% मार्केट शेयर क्यों लूज किया? स्ट्रैटेजी की कमी नहीं थी, एग्जीक्यूशन की कमी थी। स्ट्रैटेजी जितने लोग बनाते हैं ना, वो लोग स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ये नहीं सोच पाते कि मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूंगा। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कैपेबिलिटी डिसेबिलिटी एनालिसिस, कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी डिसेबिलिटी क्या है। बना तो लिया, आइडिया तो आ गया, लेकिन आइडिया बनाने में, आइडिया को तैयार करने में जितनी मेहनत करते हैं, उसको बाजार में उतारने के लिए एग्जीक्यूशन में कौन क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसकी डिटेलिंग में इतनी मेहनत नहीं कर पाते। और मैनेजर भी लोग फेल हो जाते हैं। क्यों मैनेजर फेल हो जाते हैं मालूम आपको? आजकल के जितनी नई जनरेशन, नए मैनेजर आ रहे हैं, जो अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, उनको ट्रेन किया गया है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए, उनको एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेन ही नहीं किया। जितने बिजनेस एजुकेटर्स हैं, आज भी कॉलेज में जाओ, बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, टॉप यूनिवर्सिटीज में जाओ, वहां पर भी आपको स्ट्रैटेजी के चैप्टर्स हैं, एग्जीक्यूशन के चैप्टर्स नहीं है, एग्जीक्यूशन की किताबें नहीं है। एग्जीक्यूशन ये सोचते हैं कि नीचे का काम है, जूनियर का काम है। एग्जीक्यूशन जूनियर का काम नहीं है, एग्जीक्यूशन टॉप मैनेजमेंट का काम है। जब वो एग्जीक्यूशन सोचेगा तो जूनियर एग्जीक्यूशन सोचेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि मेरा प्लान क्या है, तो नीचे वाला उस हद तक नहीं समझ पाता जिस हद तक मैं इसको समझ पाता हूं। मेरा प्लान, मेरे प्लान को 0 to 100 जितना मैं समझ सकता हूं, उतना मेरा जूनियर नहीं समझ सकता। वो फ्रंट लाइन जो कि लेके आ रहा, बॉटम लाइन जो असली कमाई करके ला रहा, फ्रंट लाइन मतलब बिल्कुल जूनियर, वो उतना नहीं समझ रहा जितना मैं समझ रहा हूं। जितनी समझ मुझे, क्या वो एग्जैक्टली रिपीट कर पा रहा है? और चौथा पॉइंट है, चांसेस हैं कि 40% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे आपकी स्ट्रैटेजी को। 5वां पॉइंट, ये अगर आर्टिकुलेट कर भी पा रहे हैं तो उनके अंदर एक रेजिस्टेंस है
क्यों रेजिस्टेंस है? वो बदलना नहीं चाहते हैं। क्यों बदलना नहीं चाहते हैं? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट आज तक उनको उतनी क्लैरिटी दे नहीं पाई कि बदलाव का फायदा क्या है। छठा पॉइंट क्विकली, आप समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग का प्लान जो है कि मैं किसको मार्केट कैसे करूंगा, स्ट्रैटेजी को बाजार में उतारूंगा कैसे। आम आदमी, अभी मेरा एम्प्लॉय नहीं सीखा था, आम आदमी कहां से सीख जाएगा? तो बहुत बात की बात है, आम आदमी जो मेरा होने वाला कस्टमर है वो कहां से सीख जाएगा जब मेरा एम्प्लॉय पूरा नहीं समझ पाया पूरे प्लान को। तो जो प्लान बनाते हैं, प्लान भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ना कस्टमर समझ पाता है ना मेरा जूनियर एम्प्लॉय समझ पाता है। तो काउंटलेस स्ट्रैटेजी बन जाती है, लेकिन ये प्लान नहीं कर पाते कि मैं प्लानिंग को प्लान करके एग्जीक्यूट कैसे करूंगा। प्लानिंग का प्लान बन जाता है, एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं बनता। फिर से बोल देता हूं मैं, प्लानिंग का प्लान बन जाता है, एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं बनता। आज का दिन उसी के ऊपर है। एग्जीक्यूशन और लिस्टिंग तक जाना, आईपीओ तक जाना, कैसे पहुंचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है हमारे को। वो अगर समझ गए, क्योंकि अगर मैंने नीचे के लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसको रिव्यू कौन करेगा, अगर मैं ये नहीं समझा पाया तो मैं कुछ नहीं समझा पाया। ऐसा बताया जाता है हार्वर्ड के अंदर एक पूरा सेमेस्टर है ये समझाने के लिए कि अब हमारे को एग्जीक्यूशन को पूरी दुनिया तक लेके जाना है। वो कहते हैं कि एग्जीक्यूशन की कमी बेसिकली होती है 6 चीज़ों के कारण। पहली चीज़ कमी क्या है? स्ट्रेटेजिक फोकस नहीं है। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, लोग बदलना नहीं चाह रहे, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ओवर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपनी स्ट्रैटेजी को। चौथा, अगर वो एम्प्लॉय मेरा जूनियर बदलाव लेकर के आता है और कुछ परिवर्तन करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊं, तो उसको परिवर्तन के साथ इंसेंटिव नहीं जुड़ा हुआ। सुनना मेरी बात को, इस परिवर्तन से मैं क्या कमाऊंगा, इस चेंज मैनेजमेंट में जो मुझे चेंज, मैं एम्प्लॉय हूं, मुझे अगर चेंज होना पड़ेगा तो मेरा फायदा क्या है, वो उसको समझ में नहीं आया। फिर पांचवा पॉइंट आता है कि जो लीडरशिप है वो डिसिप्लिन के साथ रिव्यू, पेशेंस और डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट नॉट पेइंग अटेंशन विद केडेंस, नो केडेंस, यानी कि वो पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं है। तो जहां पे स्ट्रैटेजी नहीं है, देखो वहां बिजनेस में ट्रेजेडी है। तो या स्ट्रैटेजी है या ट्रेजेडी है, पर स्ट्रैटेजी केवल स्ट्रैटेजी भी है तो भी ट्रेजेडी है। तो स्ट्रैटेजी के साथ एग्जीक्यूशन चाहिए, और मेरी स्ट्रैटेजी क्लियर है। मैं स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम तैयार करना चाहता हूं। 10 डे एमबीए के पहले 9 एपिसोड जो थे मैं रिमाइंड करा रहा हूं, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। बिजनेस क्लास लर्निंग आपको वहां मिल जाएगी। पैसे देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे। बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस, ये 10 डे एमबीए सबके लिए फ्री था, लेकिन अब हमारी एप्लीकेशन पे है। दूसरे बड़े यूनिट पे जा रहा हूं, पहला यूनिट कवर कर लिया, उसके सब यूनिट कवर कर लिया, दूसरे बड़े यूनिट पे जा रहा हूं कि एग्जीक्यूशन टूटता क्यों है, वाई एग्जीक्यूशन ब्रेक्स डाउन। एग्जीक्यूशन टूटता है क्योंकि गैप आ जाता है, और गैप का डेफिनेशन है जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, यानी कि यार यहां सब चलता है, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, इधर सब चलता है, ऐसे ही चलता है। बिंद्रा जी कुछ भी कह लो, हमारी कंपनी में ऐसा ही चलता है। हाँ, इसको बोलते हैं ढक्कन, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा, जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। हाँ, सो टॉप प्रायोरिटीज और गोल्स, पहला पॉइंट क्या है कि मैं वो टॉप प्रायोरिटी और गोल 15% ही लोग समझ पाते हैं। या तो बहुत सारे गोल है, या गोल बार बार आपके बदल जाते हैं, या आपके पास एक्चुअली कोई गोल ही नहीं है, या अगर गोल है भी तो उसको ढंग से समझाया नहीं गया है। फिर से बोल दूं, या तो बहुत सारे गोल हैं, या बार बार गोल बदल जाते हैं, या आपके पास कोई गोल नहीं है, या अगर गोल है तो ढंग से समझाया नहीं गया है। 4 चीजें। तो ये है टॉप प्रायोरिटी और गोल को समझना। दूसरा बड़ा कारण है कि एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कमिटमेंट नहीं है, मेरा हाथ याद रखिएगा बस, सिंपल भाषा में। इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इन्वॉल्वमेंट के, जितना इन्वॉल्व करोगे उतना कमिटमेंट होगा, जितना इन्फॉर्म करोगे उतना कमिटमेंट लो हो जाएगा। आपकी कंपनी के अंदर केवल लगभग 20% लोग, यानी कि हर 5 में से केवल एक ही आदमी है जो बहुत पैशनेट है, जो उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत पैशनेट है। इन्वॉल्व करोगे, इस 20 को किसी तरह से आपने अगर 60 कर दिया तो 300% ग्रो कर जाओगे। यानी कि 100 में से 60 लोग आपकी कंपनी में ऐसे हो जाएं जो इन्वॉल्व महसूस करें, ओनरशिप महसूस करें, वो समझे कि ये गोल मेरा है, वो इमोशनली कनेक्ट महसूस करें। अगर इन्वॉल्व हो भी गया एम्प्लॉय तो उसके बाद भी एक दिक्कत आती है, क्योंकि उसके पास गोल्स बहुत सारे हैं, तो वो जो सबसे बड़ा गोल था उस पर सबसे ज़्यादा समय लगाना चाहिए था, यानी कि उस पर उसको 80-90% समय लगाना चाहिए था। सबसे बड़े गोल पे उसका समय डिवाइड हो रखा है, फ्रैगमेंटेड है। ये अगर आपने साइंस क्रैक कर लिया कि आपका समय और टॉप लीडर्स का समय सबसे बड़े गोल पे सबसे ज्यादा समय लगना चाहिए। दिन में मैं भी ऐसे करता हूं, रोज सवेरे अपने आप का बड़ा गोल आज का लिख के रखता हूं, और शाम को एक छोटा सा रिव्यू कर लेता हूं कि आज मैंने समय छोटे गोल्स पे कितना लगाया, बड़े गोल पे कितना लगाया। क्या मैंने 65, 70, 80% समय, 90% समय अपना बड़े गोल पे लगाया? फिर मैं देखता हूं नहीं, ये फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन आ गया, ऐसा फ़ोन आ गया, वैसा फ़ोन आ गया। फिर मैंने एक रूल बनाया, इनकमिंग कॉल के लिए नहीं है मेरा फ़ोन, हर इनकमिंग कॉल नहीं लूँगा। 2-3 लोग हैं जिनकी इनकमिंग कॉल लूँगा, बाकी कॉल्स को जब मैं फ्री होऊंगा तो आउट गोइंग पे देखूंगा। मेरा फ़ोन इनकमिंग कॉल के लिए है ही नहीं। इनकमिंग मोड खत्म कर दो फ़ोन से।
क्योंकि आपको समय लगाना है हर छोटी चीज़ पे या बहुत सारी चीज़ों पे नहीं, एक बड़े गोल पे समय लगाना है। तो टाइम स्पेंड ऑन गोल चेक करना चाहिए। ये एग्जीक्यूशन का बड़ा रोल है कि टाइम स्पेंड ऑन बड़ा गोल कितना है, टाइम स्पेंड ऑन बड़े सारे गोल नहीं, टाइम स्पेंड ऑन एक बड़ा गोल। और तभी समझोगे आप अपना रोल, जब समझ जाओगे टाइम स्पेंड ऑन मैक्सिमम टाइम स्पेंड ऑन बड़ा वाला गोल। यानी कि दिन में 7 घंटा कम से कम, दिन में 7 घंटा बड़े वाले गोल पे लगाना है, सारे गोल्स पे नहीं लगाना है। अगर सारे गोल्स पे लगा रहे हो एग्जीक्यूशन ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, लेकिन जो मेजर चीज थी वो छूट जाएगी। ये अपना गोल और रोल को समझना है ना। जब क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, आपने उनको ट्रेन नहीं किया कि इस काम को कैसे करना है, और पर्पसफुल कोलैबोरेशन नहीं आ रहा, लोग मिलकर नहीं काम कर रहे, और जिम्मेदारी की भावना नहीं आ रही। ये जो 6 चीज़ें ना, क्लैरिटी, कमिटमेंट, एक्शन, ट्रेनिंग, कोलैबोरेशन और अकाउंटेबिलिटी, ये 6 चीज़ें ये तभी आती हैं जब आपको पास में पिछली के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इसलिए इस वीडियो को हो सकता है 2-3-4 बार आपको देखना पड़ जाए, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के ऊपर है। ये एग्जीक्यूशन के सॉफ्ट पार्ट थे, सॉफ्ट पार्ट कि साइकोलॉजिकल पार्ट कैसे खराब होते। तीसरे पे आते हैं। अब क्या है, अब ये अगर नहीं हो रहा है तो उसका कारण है कि आपके कंपनी के अंदर एक पर्पस नहीं है। जैसे मैं आपके लिए भी एक पर्पस लेकर के आया हूँ, एमएसएमईज के लिए एक बड़ी खबर लेके आया हूँ। क्या खबर है? 2 अक्टूबर को एमएसएमईज के लिए मैं जेएलएन स्टेडियम के अंदर बड़ा इवेंट करने वाला हूँ। अभी थोड़ी देर में उसकी मैं सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ, 2 अक्टूबर को क्या होने वाला है। इस इवेंट के पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अब आपको समझा देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि लोग इन्वॉल्व हों, क्रिएट अ कॉज नॉट अ बिजनेस। एक पर्पस क्रिएट करो, बिजनेस नहीं। जैसे ही पर्पस क्रिएट हो जाएगा, सारी डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे। अगर आदमी के पास में क्लैरिटी, देखो कोई भी इतिहास में इतिहास किसी ने तनख्वाह के लिए नहीं रचा। नोबडी इन द हिस्ट्री हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री फॉर अ सैलरी हाइक। कभी आपने सुना? आज तक आपसे पूछ रहा हूं, आपने क्या कभी भी एक बार भी, आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम्पल सुना कि किसी ने जाकर के कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया क्योंकि उसको सैलरी 10% हाइक मिलने वाली थी? कभी सुना आपने? ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल लेके आया क्योंकि सैलरी हाइक मिलने वाली थी? कभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया क्योंकि 10% सैलरी हाइक मिलने वाली थी? नहीं। कोई भी इतिहास में नाम किसी ने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, क्यों? उसको तनख्वाह बढ़ने वाली थी। आंदोलन खड़ा करके आओ 1 करोड़ लोगों के साथ में आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, नहीं होता ऐसे। आपको कॉज क्रिएट करना है, पर्पस क्रिएट करना है। आपको दूसरों के जितने भी एफर्ट हैं वो तब नहीं आएंगे जब उनके पीछे आग लगाओगे, तब आएंगे जब उनके सीने में आग लगाओगे। आग पीछे नहीं लगानी, आग सीने में लगानी है। आपकी कहानी उनको एक्साइट कर सके, आपकी स्टोरी जो है वो उनको एक्साइट कर सके। आपकी स्टोरी केवल एम्प्लॉयज को नहीं, एक्सटर्नल ऑडियंस को भी एक्साइट कर सके। तो एक क्रिएट अ पर्पस, क्रिएट अ कॉज नॉट बिजनेस। अब आते हैं चौथा। अब आपको कॉज क्रिएट हो गया, पर्पस क्रिएट हो गया, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी, उनको ट्रेनिंग कर दिया, अब आप रिव्यू कर पा रहे हो। अब देखो कि मैं इन टीम के साथ में राइट मनी मेकिंग मॉडल क्या है मेरा, जो मेरा फोकस्ड मनी मेकिंग मॉडल क्या है, वहां पे पूरी टीम को अलाइन कर सकूं। मैं आपको ना ये जो इशारा किया ना, इस इशारे से मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है लेजर का। लेजर ना अपने आप में बहुत वीक होती है, आपको पता होना चाहिए। लेजर अपने आप में ताकतवर नहीं होती, पर लेजर का फोकस इतना ताकतवर है कि उस पर कंसिस्टेंसी रहे तो आप जो है ना एक डायमंड के अंदर छेद कर सकते हो। हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं डायमंड को। आप कैंसर लेजर से वाइप आउट कर सकते हो। लेजर में ताकत नहीं है, लेजर की ताकत उसके फोकस में है। और कैंसर और डायमंड में छेद करना और लेजर शार्प फोकस अपनी कंपनी में क्रिएट कर दिया तो वैसा ही डायमंड में छेद के बराबर का इफेक्ट आ जाएगा। कैंसर खत्म कर देने, कैंसर मिटा देने का इफेक्ट आपके बिजनेस में आ जाएगा जब आप लेजर को समझ जाओगे। इसको बोलते हैं मनी मेकिंग मॉडल। मेरे को लेजर की तरह लेकर के आना है अपनी कंपनी के अंदर। अब जब मनी मेकिंग मॉडल उनको समझ में आ जाता है, ये सब चीज़ें मैं पहले 9 डेज में एमबीए के समझा चुका हूँ। अब समझते हैं लीडिंग स्कोर। आपको स्कोर बोर्ड क्रिएट करना है, ये मेरा 5वां स्टेप है। जब तक कोई इनवैलिड सिस्टम होंगे, कई बार लीडरशिप फॉरम में लोग पूछते हैं ना, हम वहाँ पे उनको सिस्टम सिखाते हैं, लीडरशिप फॉरम में आके सिस्टम सिखाते हैं। जब तक इनवैलिड सिस्टम होंगे आप मेजर नहीं कर पाओगे स्ट्रेटेजिक प्लान्स को। सो पीपल डोंट डू वॉट यू एक्सपेक्ट, पीपल डू वॉट यू इंस्पेक्ट। लोग वो नहीं करते जो आप उनसे चाहते हो, लोग वो करते हैं जो आप उनका चेक करते हो, जो उनके विषय में चेक करते हो। पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट। दोबारा बोलता हूँ, तो लिख लो भैया, गोल्डन स्टेटमेंट है, ये लिख लो। 10 डे एमबीए पेन पेपर के साथ होता है, लिख लो। पीपल डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे डू व्हाट यू इंस्पेक्ट। इस बात को तो आप अपने मन में 100 बार दोहरा लो। आपके फैमिली मेंबर हो, आपके दोस्त हो, आपके एम्प्लॉयज हो, आपके लीडर्स हो, आपके कस्टमर हो, दे डोंट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट। जो आप चाहते हो वो नहीं करेंगे, जो आप उनके साथ बार बार चेक करोगे ये किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं किया, वो करना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्कोर एंड लैगिंग स्कोर। लीडिंग स्कोर क्या होता है?
लीडिंग स्कोर होता है एफर्ट स्कोर, दो प्रकार के स्कोर होते हैं स्कोर बोर्ड पे, एफर्ट स्कोर और एक होता है रिजल्ट स्कोर। नंबर ऑफ कॉल्स कितनी करी, एफर्ट स्कोर। रेवेन्यू कितना लाया, रिजल्ट स्कोर। कितनी बारी गाड़ी को टाइमली सर्विस कराई, एफर्ट स्कोर। कितनी बार गाड़ी रास्ते में खराब होने के चांसेस घटे, वो है रिजल्ट स्कोर। कितने आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, वो है एफर्ट स्कोर। कितने लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, लीड जनरेशन या न्यू सब्सक्राइबर्स आए, वो है रिजल्ट स्कोर। कितना आपने मेहनत किया, वो है एफर्ट स्कोर। कितना रिजल्ट आया, वो है रिजल्ट स्कोर। रिजल्ट नंबर में आएगा जो आउटकम आता है। कितनी देर आप ट्रेडमिल पे भागे, वो है एफर्ट स्कोर। कितना कैलोरी रिड्यूस किया, वो है रिजल्ट स्कोर। तो ये स्कोर बोर्ड हर एम्प्लॉय के दोनों हिस्सों के आपको बना करके डालने चाहिए। मेरे को पीछे ना एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया कि मैं 10th डे एमबीए का 10th डे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बाकी भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। भाई नहीं मिल पाएंगे अब आपको, अब सब कुछ ऐप पे चले गए हैं। ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं है जो जाकर के आप बाद में अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिर से देख लो। धन दौलत को तिजोरी में जैसे प्राइवेटली लगते हैं, मैंने भी इस धरोहर से कम नहीं है, इसको प्राइवेट कर दिया है। एप्लीकेशन पर रिमाइंड करा रहा हूँ, बिजनेस बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप, चाहे आप उसको एंड्रॉइड पर देख लो या iOS पे देख लो, ऐप डाउनलोड कर लो। क्या ऐप डाउनलोड करने में चार्जेस है? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। क्या ऐप डाउनलोड करने के बाद इसके लिए कोई हिडन फीस है? नहीं, कोई हिडन फीस नहीं है। 10th डे एपिसोड पे ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा, ये भी ऐप पे चला जाएगा। ऐप पे जाकर के आप 10 डे एमबीए का यानी कि माय बिजनेस एसोसिएशन का फ्री फोल्डर है, वो फोल्डर पे जाइए और फोल्डर पे आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। अब चलते हैं कि इसका स्कोर बोर्ड बनता कैसे, स्कोर बोर्ड के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये छठा मेरा पॉइंट है। देखो, हर इंसान जो है ना, उसको अगर गेमिफाई कर दिया जाए चीज़ों को, उसको गेम बना दिया जाए, उसको जीतने लायक बना दिया जाए, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, पीपल लाइक टू विन, मेक इट अ विनेबल गेम। क्या अर्थ हुआ? लोग जीतना चाहते हैं, उनको जिताओ, एक कंपेलिंग स्कोर बोर्ड बनाओ। यानी कि हर डिपार्टमेंट में स्कोर बोर्ड होना चाहिए। जब स्कोर बोर्ड होगा ना, लोग भाग रहे होंगे, ए मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है। आप ट्रायल मैच देखो, दो क्रिकेट टीम होंगी, उनका ट्रायल मैच हो रहा होगा आपस में, कोई जान नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही रियल मैच होगा, स्कोर बोर्ड चालू हो जाएगा, अरे पूरी ताकत लगा देंगे। कभी रग्बी का मैच देखा आपने? स्कोर बोर्ड चालू हो जाता है तो कैसे भागते हैं वो, प्रो स्पोर्ट्स टीम की तरह पूरी जान लगा देते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉय भी क्या आपकी प्रो स्पोर्ट्स टीम बन सकते हैं जब आप स्कोर बोर्ड बना दोगे। स्कोर बोर्ड में बेसिकली तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, वेयर आर वी राइट नाउ, वेयर वी वांट टू गो, और हम कैसे पहुंचेंगे। ये आपने कई बार मुझसे सुना होगा, लेकिन इसको समझना कैसे है। इसमें चार चीजें। स्कोर बोर्ड बड़ा सिंपल होना चाहिए, हर एक को समझ में आ जाए। दूसरा, पूरे डिपार्टमेंट में विजिबल होना चाहिए, सबको दिखाई पड़े, सब देखें और इंश्योर करें कि सब देखें। तीसरा, उस स्कोर बोर्ड में एक तरफ एफर्ट स्कोर लिखा हो, एक तरफ रिजल्ट स्कोर लिखा हो। और चौथा, उस स्कोर बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पता चल जाए कि मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। यानी कि ऐसा समझ लो कि अगर सामने वाली क्रिकेट टीम ने 299 रन बना लिए तो मुझे जीतने के लिए कितने चाहिए? 300 रन चाहिए। ओवर कितने हैं? 50। तो मुझे कितने रन मारने हैं? सबको समझ में आ गया। 6 रन पर ओवर मारोगे तो 300 रन पर पहुंच जाओगे। अब स्कोर बोर्ड का फायदा क्या है? अगर मैं 8 की एवरेज से खेल रहा हूं तो मैं जीत रहा हूं कि हार रहा हूं? मैं जीत रहा हूं। अगर मैं 4 की एवरेज से खेल रहा हूं तो मैं जीत रहा हूं कि हार रहा हूं? मैं हार रहा हूं। यानी कि मुझे 12वें, 15वें, 18वें, 20वें ओवर में पता चल जाएगा कि मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। यह है स्कोर बोर्ड का फायदा। आप समझ पाए मेरी बात को? 300 रन मारने, अभी 300 लगे नहीं है, जीतने के बाद ना पता लगे कि जीते हैं कि हारे हैं। यानी कि आज से कंट्रोल कर ले। अब आप क्रिकेट का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये सबको समझ में आ जाएगा। इसको बिजनेस में डालें कि आज मुझे 20वें ओवर में इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाए कि मैं जीत रहा हूं कि हार रहा हूं। अगर 20वें ओवर में मैं 7, 7.5, 8, 9 के रन रेट से क्रिकेट खेल रहा हूं तो मतलब मैं कंट्रोल में हूं, चांसेस है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं अभी जीत रहा हूं। लेकिन अगर मैं 3.5, 4 की एवरेज से खेल रहा हूं, विकेट भी गिर रही है, मुझे आज पता लग जाएगा कि 50वें ओवर के बाद में मैं जीत रहा हूं कि हार रहा हूं मैं। तो ये स्कोर बोर्ड आपके लिए चौथी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? इमीडिएटली इट शुड टेल वेदर आई एम विनिंग और आई एम लूजिंग। अगर हर आदमी को ये दिख जाएगा, सिंपल है, विजिबल है, इसमें एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर है, और ये बता दे कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो। आदमी जीतना चाहता है, आप उसको जिताओ, है ना। 10 डे एमबीए को मैंने प्राइवेट इसलिए किया क्योंकि यहां मैं आपको जिताना चाहता था। अभी भी जिसका इंटरेस्ट है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाए, वहाँ प्राइवेट आकर के देखे। प्राइवेट का मतलब ये नहीं है, फिर से बताता हूँ, पैसे लेंगे नहीं, फुल एक्सेस है, फ्री है, बस खाली प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया है। हमारी बड़ा बिजनेस ऐप को डाउनलोड करिए। एमबीए में एमबी अगर आपने थोड़े से लगा दिए, थोड़े से एमबी एक्स्ट्रा लगा दिए। एमबी क्या होता है? जैसे होता है ना जीबी, एमबी, मोबाइल डेटा जो होता है आपका, कितना एमबी एक्स्ट्रा लगा दिया, आपको ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको पैसे देने पड़ते हैं डाउनलोड करने के लिए, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। मेरी एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर लो जब भी वाईफाई में जाओ और सेव कर लो, और उसके बाद डाउनलोडेड वीडियो को आराम से देखो। यहाँ पे आपको बार बार ऐड देखनी पड़ती है, वहाँ पे ऐड भी नहीं आएगी। ऐड फ्री प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं अपनी ऐप पे ले गया हूँ उसको। ऐड फ्री प्लेटफॉर्म पे आप शांति से देख सकते हो। अपने वाईफाई पे ले जाकर डाउनलोड कर लो, वहाँ देख लो। यहाँ यूट्यूब से मुझे कोई रेवेन्यू मिलता है, अगर आप देखते हो तो उसमें मुझे रेवेन्यू मिलता है, वहाँ एप्लीकेशन में मुझे कोई रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा।
मेरा फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है ना। आपको ऐड आएगी बीच में, डाउनलोड आप कर सकते हो वाईफाई पे, आराम से देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। ये बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे आपको फ़ायदा होने वाला है। 10 डे का पूरा फोल्डर आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन पे आप आराम से जाकर के देख सकते हो। चलिए मैं 7वें पॉइंट की तरफ चलता हूँ। सही लोग सही जॉब्स पे क्यों नहीं है। पहले ऐसे समझ लेते हैं कि सही लोग इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि आप कई बार ऐसे लोग ढूंढते हो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, ऐसे लोग नहीं ढूंढते जिनके पास राइट स्किल सेट है। दोनों में फर्क है। कंफर्ट वर्सेस स्किल सेट। आप अपने कंफर्ट को चूज, यार ये आदमी से मेरी बनती है, यार ये आदमी से मेरी चलती है। ये मैंने खुद देखा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है। 500-500 700-700 एम्प्लॉयज़ की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने 800-800 एम्प्लॉय की जब ऑर्गेनाइजेशन जब रन करी हैं, मैं देखा है जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो ढूंढते हैं यार इसके साथ मेरा कंफर्ट है, इसको अपने साथ रखता हूँ। ये नहीं देखते कि यार ये अच्छा परफॉर्मर है, इसका अच्छा स्किल सेट है। यू हायर पीपल यू लाइक, नॉट वन हु इज राइट। ये बड़ी गलती हो जाती है। दूसरा, लीडर्स के पास ना कई बार करेज नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर और वीक परफॉर्मर को साफ साफ बोल सकें, भाई तुम वीक परफॉर्मर हो, तुम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हो। ये बोलने में उनको लगता है यार सामने वाले को बुरा लग गया तो ये आइडेंटिफाई कर पाना कि आप स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हो या वीक परफॉर्मर हो, क्लियरली कम्युनिकेट करना, तब आपके सही लोग सही काम पे पहुंच पाएंगे। और तीसरा कारण होता है, कई बार लीडर जो है ना, वो डे टू डे एक्चुअली अपनी टीम के काम के साथ आउट ऑफ टच हो जाता है, बता के छोड़ देता है और चेक ही नहीं करता कि उसने काम ठीक किया कि नहीं किया, और जिसके कारण उसके जूनियर्स बार बार रिपीट करके वही गलती करते रहते हैं और फिर लीडर्स को भी गाली खानी पड़ती है और आपका खुद का भी नुकसान होता है। क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहे, वो बार बार देख ही नहीं रहे, आउट ऑफ टच हो जाते, छोड़ देते, बोल दिया छोड़ दिया बस उसके बाद में। और तो ये हो गया एग्जीक्यूशन ब्रेकडाउन का एक और कारण। और फिर एक लीडर जो है ना, कई बार यूनिक स्ट्रेंथ नहीं देख पाता, यार ये आदमी इस काम के लिए अच्छा है, इसको नहीं छेड़ो, ये आदमी इस काम के लिए अच्छा है, इसको नहीं छेड़ो। वो क्या, सब लोग सारे काम करने लग जाते हैं, इसलिए काम ही अच्छा नहीं हो पाता, वो एग्जीक्यूशन के फेलियर का कारण बन जाता है। तो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो एज अ लीडर, भाई इसकी स्ट्रेंथ ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, उसको इसी में लगने दो और वो उसकी डेप्थ को बिल्ड करे। अब क्या करते हैं हम लोग, सारे के सारे लोग, फुटबॉल अगर भागी एक तरफ गई है और पूरे 11 खिलाड़ी वहीं पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए समझो, डिफेंडर भी होता है, मिडफील्डर भी होता है, फॉरवर्ड भी होता है, उस फॉरवर्ड में राइट आउट भी होता है, लेफ्ट आउट भी होता है, सेंटर फॉरवर्ड भी होता है। 11 के 11 खिलाड़ी एक ही बॉल के पीछे पहुंच गए अगर, तो मैच पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसी तरह आपकी टीम में भी आप करते हैं, सारे के सारे लोग उस काम में जुड़ जाते हैं, एक जरूरी काम आ गया तो ना, आपको ये देखना किसकी क्या स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, उसको उसी हिसाब से काम पे लगाया जाए। एग्जामिन करें उनकी स्ट्रेंथ को, तो उनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आएगी, इनोवेटिव डिसीजंस लेंगे, बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे। जो बड़े लीडर है ना आज की डेट में, ये वो नहीं है जो नंबर सेट अचीव करते हैं, ये वो है जो माइंड सेट अचीव कर जाते हैं। नंबर सेट अचीव करना लेस बाय द गोल्स दे सेट, मोर बाय द माइंड सेट दैट दे बिल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेट नहीं चाहिए आपको, माइंड सेट चाहिए। माइंड सेट होगा तो नंबर सेट आ जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। जितनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट होगी उतना अच्छा कमिटमेंट होगा। इसीलिए तो फिर समराइज कर देता हूं, पहले आपको क्या रखना है, गोल स्टेटमेंट क्लियर करके देना है, फिर उसके बाद एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, फिर तीसरा स्कोर बोर्ड, फिर चौथा इनका कंटिन्यूस रिव्यू, अकाउंटेबिलिटी। फिर से रिपीट करते हैं, बॉडी एक्शन क्या दिखा देता हूं, मोस्ट एसेंशियल गोल, दूसरा एफर्ट स्कोर रिजल्ट स्कोर, तीसरा स्कोर बोर्ड और चौथा इनका वीकली रिव्यू। हाथ जोड़ के वीकली रिव्यू करते रहो उनका। फिर से बता देता हूं, मोस्ट एसेंशियल गोल, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर, स्कोर बोर्ड और इनका वीकली रिव्यू, ये 4 चीजें बताई। फिर से बता देता हूं आपको मैं, पहला यहाँ पे, दूसरा, हाँ याद है आपको, तीसरा, और ये चौथा, ये मैंने आपको इशारों से बता दिया, आपको याद रहना चाहिए। ये वीडियो चांसेस आपको बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। माय बिजनेस एसोसिएशन मैंने बनाया इसीलिए, यूट्यूब से हटाने के बाद ये नहीं है कि अब सब हट गया है, आपको दोबारा देखो। ये इतने पावरफुल वीडियोस हैं, इतना अच्छा कंटेंट है, इतना अच्छा कंटेंट ट्रेनिंग का, पेड प्रोग्राम का कोई नहीं देता है, ये मैंने आपको दिया है। किसी बिजनेसमैन को अगर आप जानते हो, उसको भेजो, उसको बता दो, उसको इसलिए बता दो कि उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। और जो मैं सरप्राइज आपको बताया था कि 2 अक्टूबर को क्या हो रहा है, 2 अक्टूबर को मैं एक आईपीओ रेडीनेस का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट करने वाला हूँ। कहाँ कर रहा हूँ, दिल्ली में कर रहा हूँ। क्या इसके पैसे लेंगे, इसके पैसे नहीं लेंगे। कहाँ कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कर रहा हूँ। इसमें सीट है, इसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, मेरे साथ सेलिब्रिटी स्पीकर है। मैं भाई इतना याद रखो, बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस। 8वां है आपका स्किल विल मैट्रिक्स। स्किल विल मैट्रिक्स को मैं एक दफा पहले बता चुका हूं, बहुत साल पहले, अपने एक फ्री यूट्यूब वीडियो में। शॉर्ट में आपको कवर कर देता हूं। अगर विल भी लो है, स्किल भी लो है, ना आदमी की इच्छा शक्ति है, ना उसे काम करना आता है, ये वो पैरासाइट है जो किसी ना किसी परफॉर्मर के नीचे चुपचाप छुपा हुआ है। ये पेंसिल चोर, ये टिश्यू पेपर चोर, ये रबर स्टेशनरी चोर,
ये चुपचाप छुपा रहेगा, छोटी छोटी चोरियां करता रहेगा, कंपनी में आराम से सेट रहेगा। जैसे पैरासाइट आता है, छोटा छोटा खून चूसता रहता है, आराम से सेट होता है किसी बड़े इंसान के शरीर पर या किसी बड़े जानवर के शरीर पर जाके पैरासाइट चिपक जाता है। जोंक होती है, आराम से भैंस की पीठ पे चिपक जाएगी, हल्का हल्का खून चूसती रहेगी। ऐसा ही पैरासाइट किसी के जाकर के शेल्टर में चिपक जाएगा, बड़े लीडर के नीचे चला जाएगा। फिर कुछ होते हैं जिनका विल बहुत ज्यादा लेकिन काम करना नहीं आता, उनका विल बहुत ज्यादा है पर लेकिन उन्हें काम करने की क्षमता नहीं है, उसे बोलते हैं बंदर, उछलता रहेगा बॉल। बंदर के हाथ में बंदूक दे दो, कहीं भी गोली मार देगा। जो उसके पास स्किल की कमी है उसको ट्रेन करके विजनरी बनाओ। ये जो इसके पास विल भी हाई है, स्किल भी हाई, ये विजनरी है। जिसके पास स्किल तो बहुत है, सब पता है क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, पर करना नहीं है, यानी कि इसका विल नहीं है। तो इसका थोड़ा सा कोचिंग करके इसको भी विजनरी की तरफ लेके जाओ। 4 क्वाड्रेंट है, बंदर को ट्रेन करके विजनरी बनाओ, इसको थोड़ा कोच करके, मेंटर करके, मोटिवेट करके विजनरी बनाओ, और पैरासाइट को कंपनी से बाहर निकालो। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। बंदर जिसको काम करना नहीं आता, सिखा दिया, विजनरी बन जाएगा। स्टार परफॉर्मर जो पुराना खिलाड़ी है लेकिन विल खत्म हो गया है, उसको मोटिवेट कर दो, उसका विल बढ़ जाएगा, विजनरी बन जाएगा। पैरासाइट ना स्किल है ना विल है, इनको आइडेंटिफाई करो, छुपे हुए हैं कंपनी में कहीं, इनको बाहर करना पड़ेगा, छुपे छुपे लोग चुपचाप। और इनको जब आप रिवॉर्ड और रिकग्निशन के साथ में स्ट्रैटेजी को अलाइन कर दोगे ना, तो वो सबसे बड़ा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को दोहराया जाएगा बार बार, और अपने आप बात बन जाएगी। अब अगर आप बदलाव लाना चाहते हो, चेंज मैनेजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि ये चेंज हो जाए, मेरा 9वां अध्याय। लोग क्यों नहीं बदलना चाहते हैं, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है? पहली चीज, उनको बदलने का फायदा नहीं पता है। दूसरी चीज, उनको ना बदलने का नुकसान नहीं पता है। भाई वो कंफर्टेबल है एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में, मैं क्यों बदलूं? या बदलते वक्त उसको साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी हो जाती है, अगर मैं बदल गया तो हाय हाय क्या ना हो जाए, क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, क्या हो जाए मेरे साथ में, कहीं मेरी नौकरी या मेरी प्रिविलेज ना बदल जाए, कहीं मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बदल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भाई मेरे जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है वो किसी और के पास ना चले जाएं। वो घबराहट में रहता है, इसलिए आदमी नहीं बदलना चाहता, क्योंकि उसको बदलने का फायदा और ना बदलने का नुकसान समझ में नहीं आ रहा है। उसको लगता है मुझे नए स्किल सेट सीखने पड़ जाएंगे, उसको लगता है मुझे छोटा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ही ना करे अगर नया डिपार्टमेंट में चला गया। इन सब चक्करों में वो आदमी बदलना नहीं चाहता। तो बदलने के लिए 2 चीजें चाहिए आपको, क्या? एक बदलने में फायदा और एक ना बदलने में नुकसान। अगर ये 2 चीजें आपने समझा दी, बदलाव का फायदा, अगर आपने बदल गए तो क्या फायदा आपको, क्या कंफर्ट है, क्या सैलरी हाइक है, क्या जंप है, क्या प्रमोशन है, क्या ग्रोथ है, क्या हैप्पीनेस है, क्या सेटिस्फैक्शन है, क्या इज्जत बढ़ेगी, क्या रिकग्निशन मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ये बदलाव के फायदे हैं। नहीं बदला तो क्या नुकसान है? आपकी EMI आपको खा जाएगी, आपको तकलीफ हो जाएगी, आपको इन्फ्लेशन मार देगा, आपके घर वालों का प्रेशर, आपके बच्चों की स्कूल की फीस है, आपको बहुत सारी समस्याएं, अब आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही रह जाओगे, आप फंसे रह जाओगे, आप स्टक रह जाओगे, आपको ग्रोथ, ये ना बदलने के नुकसान। मैं आपको चेंज में दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या चेंज किया है। मैंने 9 एपिसोड सारे प्राइवेट कर दिए। कहां कर दिए? एप्लीकेशन पर डाल दिए। कम्युनिटी ऐप पे जाकर के फोल्डर पे आप सारे देख सकते हो, वहां पे डाउनलोड भी फ्री में कर सकते हो, वाईफाई पे डाउनलोड कर लो, इंटरनेट का चार्ज भी नहीं लगेगा, ऐड भी नहीं आएगी बीच में, और पैसा भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। IPO के साथ जब आप जुड़ते हो तो आपको मैंने बताया था ना, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, आप बिजनेस में वैल्यू जोड़ सकते हो। वेल्थ क्रिएशन मॉडल है। तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा आइडिया टू IPO इवेंट कर रहा हूं। उसका रूल क्या है? आपका अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस 9 डे MBA देख करके, मेहनत करके आप 50 लाख से 1 करोड़ साल का रेवेन्यू कर रहे हो तो आपको आना अलाउड है। अगर आपने नया बिजनेस करना, आप मत आइए वहां पे, डोंट कम देयर, बिकॉज वो आपके काम का नहीं है। ये केवल एक्सपेंशन के ऊपर काम का है। जिसको एक्सपैंड करना है उनको आना है। मैंने इसमें पैसे नहीं रखे हैं, इसमें खाली आपसे नाश्ते खाने का पैसा ले रहे हैं। इवेंट कंप्लीटली फ्री कर दिया है, सारा स्टेडियम, एयर कंडीशनिंग, लाइसेंसेस, वहाँ पे प्रमोशन, साउंड सिस्टम, स्पीकर्स का आना जाना, हमारा आना जाना, सारा इवेंट, पूरी उसकी कॉस्ट, हमारे कंटेंट की कॉस्ट, सब चीज़, सब कुछ फ्री है वहाँ पे आपके लिए। 2,500 करोड़पति एंटरप्रेन्योर्स होंगे वहाँ पे, 50 मिलियन का डिजिटल ऑडियंस होगा, सेलिब्रिटीज आएंगे, मार्केट के एक्सपर्ट्स आएंगे, इंडस्ट्री के लीडर्स आएंगे, विवेक ओबरॉय होंगे उसमें, जीतन राम मांझी हमारे जो मिनिस्टर हैं MSME के, वो भी रहेंगे, मधुसूदन केला आज एंकर इन्वेस्टर है हमारे देश के, बहुत बड़े बड़े, राजेश मेहता जो आज 3 लाख करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी आकर के पढ़ाएंगे, अजय ठाकुर जो MSME SME को जिन्होंने IPO लिस्टिंग कराया, वो भी रहेंगे इसमें। एक से बढ़कर एक लीडर्स रहेंगे जो ग्रोथ, प्रॉफिट, मर्जर्स, एक्विजिशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपका अलग अलग प्रकार की असॉर्टमेंट स्ट्रैटेजीज या फ्रेंचाइजी या डेट रिस्ट्रक्चरिंग या कर्जे से बाहर निकलना या IPO पे कैसे जाना। खाली पहली 175 सीट है वो पेड है, क्योंकि वो रॉयल कैटेगरीज की हैं, उनके लिए डिनर भी है 5 स्टार होटल में, इसलिए उसमें भी पेमेंट बहुत छोटा रखा है। लेकिन बाकी की जो सीट्स हैं
उन सीट्स का प्राइस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे आपका मॉर्निंग में जब आप पहुँचते हो तो आपको चाय नाश्ता मिलता है, मिड में आपको लंच मिलता है, लंच के बाद इवनिंग में फिर से टी कॉफ़ी स्नैक्स वगैरह मिलता है। तो पूरे दिन का इवेंट है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आप हमारे साथ रहते हो, खाते पीते रहते हो वहाँ पे आपको। तो वहाँ पे आपको पैकेट्स में अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज करके किसी ब्रांडेड चेन से हम लोग खाना खिला रहे हैं, तो वो आप उस खाने का फीस वहाँ पे कर दोगे। इवेंट को हमने कंप्लीटली फ्री रखा है, पर शर्त ये रखी है कि आप ऑलरेडी लगभग 1 करोड़ रुपए का साल में बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, रेवेन्यू करते हो 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, जितना भी आप कर रहे हो वो सब आ सकते हैं, क्योंकि केवल एक्सपेंशन की बात है। अब वो नया बच्चा आ जाएगा, यंग बच्चा आ जाएगा, कॉलेज का बच्चा आ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केवल ग्रोथ एक्सपेंशन की बातें हो रही हैं। ये स्पेसिफिक है, ये अलग है। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको जब आप नॉन परफॉर्मर होता है आपके यहां पे, तो नॉन परफॉर्मर को परफॉर्म कराने के लिए आप 2 चीजों का ध्यान रखिए। आप उसको समस्या बताइए मत, उससे समाधान पूछिए। 2 चीजें, समस्या बताइए, ये क्या है, मैनेजिंग मेंटरिंग। समाधान समझिए, ये क्या है, काउंसलिंग कोचिंग। यानी कि अगर आप 2x2 मैट्रिक्स को देख रहे हैं ध्यान से, तो नीचे वाला टेल अगर आप बताओगे तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। प्रॉब्लम को बताओगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप उससे समझोगे, आस्क वाले मॉडल, यानी कि वो ही समाधान बताए। कुछ ऐसा सवाल उससे पूछो कि वो खुद ही समाधान बताने लग जाए। कुछ ऐसा सवाल उससे पूछो कि वो आप उसको डैमेज ना कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, आप उसकी ओनरशिप बिल्ड कर रहे हो। यार क्या लगता है हम इसको डिफेक्ट फ्री कैसे बनाएं, वो आपको आइडिया देगा। ये क्या लगता है हम ग्रोथ कहाँ से ला सकते, वो आपको आइडिया देगा। कोई ज़रूरी नहीं आपको सारे आइडिया मानने हैं, पर आपको उसको इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व करने का तरीका है, यार क्या लगता है कि ये हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है ये 20% और इंप्रूव कर जाए मैन्युफैक्चरिंग में, वो आपको आइडिया देगा। जब उसको ना बेसिकली इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, उसको काम करना आता है पर वो काम करना नहीं चाहता है, उस समय उसकी चाहत को बढ़ाने के लिए उसको ऐसा महसूस होने दो कि सोल्यूशन आप नहीं दे रहे हो, आप समाधान पूछ रहे हो, उसी का समाधान है। और उसने अगर समाधान दिया और आपने बोला वेरी गुड आइडिया यार, आपके आइडिया पे काम, अरे एकदम भागने लगेगा। उसके लिए मेरे आइडिया पे काम कर रहे हैं, उसका एकदम इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड आउट। आउटसाइड इन क्या है, इट विल किल इंस्पिरेशन। इनसाइड आउट क्या है, इट इंक्रीजेस क्रिएट्स इंस्पिरेशन। तो तरीका क्या है, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। यार आप बताओ आज क्या किया, चाहे भले ही आपको बाद में वही करना हो जो आपको करवाना हो, लेकिन उसको इन्वॉल्व तो कर लो। यार आपका क्या सुझाव है। आप अगर वाइफ से भी पूछ रहे हो भाई आज आप दाल बुखारा बनाएंगे, तो उनसे पूछो यार दाल बुखारा कैसे बनाई जाती है, आपके हाथ में जादू है, थोड़ा आप बताओ क्या किया जाए। वो बताया मैं बताती हूँ दाल बुखारा कैसे बना, लेकिन आप मैं बताऊंगा आज आपको बनाना है दाल बुखारा, इसको ऐसे बनाना। उनको आता है, समझाओ मत। जब किसी को आता हो तो समझाते नहीं है, दिक्कत हो जाती है। इसमें मैं एक फ्रेमवर्क देता हूँ, कृपा का मतलब क्या है, उससे पूछो आज हम कहाँ पे खड़े हैं, करंट रियलिटी। उसी से पूछो क्या लगता है मेरे भाई राम श्याम घनश्याम, क्या लगता है कहाँ आउटकम पे पहुंचना चाहिए इस साल में हमारे को। फिर उससे पूछो पर्पस क्या है यार, क्या अगर हमने ये अचीव कर लिया हमें क्या फायदा होगा। फिर उससे पूछो आज का एक्शन प्लान क्या है। यानी कि आपने उससे करंट रियलिटी पूछ लिया, आउटकम पूछ लिया, उससे उसकी पर्पस यानी इच्छा शक्ति भी जागृत कर दी, उसी का एक्शन प्लान ले लिया। क्या होगा, यही आंसर आपने देना था, यही आंसर उसने दे दिया। यही मैं इसको ग्रो मॉडल में समझाता हूँ। भाई आपका राम श्याम घनश्याम आपका गोल क्या है, वो कहता है सर मेरा गोल है मुझे आज 5 करोड़ से 10 करोड़ पे आपको लेके जाना है। रियलिटी क्या है, रियलिटी सर ये 4-5 करोड़ फंसे हुए हैं। ऑप्शंस क्या है, क्या करके पहुंचेंगे, सर ये 4-5 काम कर लूँ, इससे पहुंच सकते हैं। ओके चलो फाइनल वे फॉरवर्ड दो, वे फॉरवर्ड देगा। तो ये मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया कि आप उससे उसके सुझाव कैसे ले सकते हो, है ना। आप ये ग्रो मॉडल लिया, आपने कृपा मॉडल लिया। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ कि फिर से कि ये वीडियोस बहुत काम के हैं, ये एक बार में समझ में नहीं आएंगे, ये आप लोगों को शेयर भी करो, खुद भी देखो। और जो आदमी आईपीओ के बारे में सोचता हो उसको मेरे वाले इवेंट में बुलाओ, बिजनेस एक्सपेंशन रेडीनेस में, जहां मैं उसको बताऊंगा कहां पे हो रहा है। ये 2 अक्टूबर को हो रहा है, किधर हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। और क्या पैसे लग रहे हैं, नहीं फ्री लग रहे हैं, लेकिन रूल क्या है, जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा हो ये खाली उसके लिए है। 11वां मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूं कि मैं एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क क्या देता हूं। लीडरशिप फनल के जो फ्रेमवर्क है ना, बड़े पावरफुल फ्रेमवर्क है। मैं आपको इसमें एक फ्रेमवर्क बताता हूं, एरो मॉडल। एरो मॉडल में क्या है, उसमें भी इसी तरीके से समझाते हैं, आपसे आपका बनवाते हैं। हमारे कोचेज जो है ना, वो आप जाते हो लीडरशिप फनल में, आपसे पूछते हैं आपका एम क्या है। अब आप ना बिजनेसमैन हो, तो आपसे आपका एम जब पूछते हैं तो आप कहते हो सर मुझे ना 100 करोड़ पे पहुंचना है। फिर उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी रियलिटी क्या है, तो बस 100 करोड़ तो भी बहुत दूर है, मैं 15-20 करोड़ कर रहा हूँ।
चलो रिफ्लेक्ट करो, क्या क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या कारण था, क्या रोक रहा था, क्या ऑप्शंस हैं आपके, रिफ्लेक्शन ऑप्शंस। अब हमारा वे फॉरवर्ड निकल के आता है। हम उससे सवाल आपसे उत्तर भरवाते हैं कि आप क्या विजन रखते हो अपना, ये पहला सवाल है आपका। दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ताकि आप उसको और ज़्यादा एम्पलीफाई और क्लैरिफाई कर सको। तीसरा आपसे सवाल पूछते हैं क्या माइलस्टोन्स आएंगे रास्ते में, आप क्लियरली विजुलाइज कर पाते हो मेरे क्या माइलस्टोन्स आएंगे। चौथा आपसे पूछते हैं, ये सवाल है हमारे, और आपसे भरवाते हैं, इसको फ्रेमवर्क में भरवाते हैं। ये 52 हफ्ते का पहला हफ्ता होता है। पहले हफ्ते में ही हम आपको 1 साल का रोड मैप तैयार कर देते हैं। अभी करंट रियलिटी क्या है, अभी आप कहाँ पे हो। उसके बाद पूछते हैं कि अभी तक आपने क्या एक्शन लिए जो आपको फायदा नहीं दिए। छठा सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप वहां पहुंच ही नहीं पाए, क्या मिस क्या कर रहा था, वो एक चीज क्या थी जो आप मिस कर रहे थे, उसको आइडेंटिफाई करो। आपके साथ बैठ करके ब्रेनस्टॉर्म करके आइडेंटिफाई कराते हैं। फिर साथ में प्रश्न पूछते हैं कि अपने आपको 1 में से 10 में से रेटिंग दो कि आप विद रिस्पेक्ट टू योर गोल, अभी मान लो गोल आपका 10 पे, तो आप अभी कहां पहुंचे। आप कहते हैं मैं 4 पे पहुंचा हुआ हूं, 3 पे पहुंचा हुआ हूं, 6 पे पहुंचा हुआ हूं, 5 पे पहुंचा हुआ हूं, 1 पे रह गया हूं या 8 पे आ चुका हूं। आपसे पूछते हैं कि कौन 3 लोग हैं आपके आसपास जो आपकी मदद कर सकते हैं। फिर आपका डीलो लिखवाते हैं, डे इन लाइफ ऑफ, यानी कि आपका दिन का शेड्यूल बनवाते हैं कि आपका दिन का शेड्यूल एवरेज डे का कैसा होना चाहिए। फिर आपसे पूछते हैं आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है जो सबसे ज्यादा करेगी, जो आपको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, और वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ आपकी मिसिंग क्या है जिसके लिए आपको हायरिंग करनी है या आउटसोर्सिंग करनी है। आपकी ये भी पूछते हैं कि कौन सी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जिसका इस्तेमाल कर सकते थे पर मिस कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे यार, भूले बैठे हुए हैं, डेली ऑपरेशन में फंसे हुए हैं, भूल चुका हूं, मेरे पे इतनी बड़ी ताकत है, मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। फिर आपसे पूछते हैं 12वें सवाल में कि अब तक आपको कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, उसको ना मिस करें, उसको भी साथ लेके चलें। फिर 13वें सवाल में पूछते हैं आपका सबसे बड़ा कारण क्या, आप वहां पहुंचना क्यों चाहते हो। 14th क्वेश्चन, अगर वहां पहुंच गए तो आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो अब आप फायदा जब विजुलाइज करते हो तो आप और मोटिवेटेड हो जाते हो। 15th क्वेश्चन, अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो क्या नुकसान होगा, तो अब आपको थोड़ा डर लगने लगता है, यार मुझे अचीव करना ही करना है, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, कितना महत्वपूर्ण है ये गोल आपके लिए, 10 में से इसका नंबर दो, यार 10 में से 10 महत्वपूर्ण, और पर्पज एस्टैब्लिश हो गया। अब आपको लॉन्ड्री लिस्ट आइडियाज के लिखो, कैसे पहुंचोगे। उन लॉन्ड्री लिस्ट में से फिर हम अगले सवाल में आपको सिलेक्ट कराते हैं टॉप 5 आइडिया कौन से हैं। फिर हम आपको अगला सवाल पूछते हैं क्या चीज आपको छोड़नी पड़ेगी ताकि ये टॉप 5 पे आप काम कर सको, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या वो एवरेज आइटम है जो छोड़ दोगे आप। फिर आप पूछते हैं क्या कौन आपकी मदद कर सकता है, कोई बाहर का पार्टनर है, कोई एम्प्लॉई है, कोई कस्टमर है, कोई वेंडर है, कोई सप्लायर है, कौन आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। फिर उसको फाइनल ले आते हैं टॉप 3 प्रायोरिटी अगले 6 महीने की क्या है। अब नया शेड्यूल बनाओ आज का, फिर आप नया शेड्यूल बनाते हो और फिर आपको कहते हैं कि शेड्यूल को रिव्यू करो, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। अब ये आपसे जब सारे सवाल करते हो आप, तो आप सक्सेस के लिए सुस्ती नहीं, स्पीड आ जाती है आपके अंदर, आपके अंदर स्पीड आती है। जैसे मैं आईपीओ के लिए मेरे जो अपने क्लाइंट्स हैं, मैं सिटी समोसा को रेडी किया। सिटी समोसा मेरा अपना एक इन्वेस्टी कंपनी है जिसको मैं आईपीओ पे लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही एक लेडीज गारमेंट बनाने वाली कंपनी है, पोशाक ई कॉमर्स पे काम कर रही है, उसको भी मैं आईपीओ पे लेके जा रहा हूँ, कईयों को लेकर के जा रहा हूँ मैं ऐसे आईपीओ पे। इसमें उनका 5वां गियर लगवाते हैं। जिस स्पीड से आपको बता रहा हूँ उसी स्पीड से मैं आईपीओ पे लेकर के जाता हूँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट जो कर रहा हूँ ना 2 अक्टूबर को, वहां पे भी 2500 उन्हीं लोगों को लेकर के आ रहा हूँ जिनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा कि मैं किनको आईपीओ पे लेके जाना चाहता हूँ। इसमें 5 करोड़ का यानी कि 50 मिलियन का डिजिटल रीच भी है। सारे सेलिब्रिटी, सब एक्सपर्ट, सब लीडर्स, सब इन्वेस्टर्स, सब मर्चेंट बैंकर्स रहेंगे हमारे साथ में। आपके लिए शर्त है 50 लाख से 1 करोड़ का रेवेन्यू, आपका 1 करोड़ से ऊपर का साल का बिजनेस आप कर रहे हो तो तभी आप आना। और अगर आप किसी को जानते हो उसको बता दो उसके बारे में, वो आ जाए। पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसके आने में। संडे का दिन है, संडे नहीं क्षमा चाहता हूँ, 2 अक्टूबर का दिन है, उस दिन छुट्टी है, कोई काम नहीं है आपका। खाली शुरू की 2500 में से शुरू की 100-150 सीटें हैं जो प्रीमियम सीटें हैं, जहाँ खाली रॉयल एलीट क्लब के लोग बैठेंगे। बाकी सारी सीट फ्री है हमारी। बाकी सारी सीट्स में बहुत नॉमिनल चार्ज है खाने वाने का, और कोई चार्जेस नहीं है आपका। तो हम ये सारे फ्रेमवर्क्स आपसे कराते हैं, सब फ्रेमवर्क्स आपको समझाते हैं, बताते हैं आपको हम कि कैसे आप प्रोडक्ट प्राइसिंग के, टेक्नोलॉजी के क्या फ्रेमवर्क्स हैं, कैसे आप नई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हो, प्राइसिंग का तरीका क्या है, प्राइसिंग आपको कैसे इंप्रूव करनी है, कॉस्टिंग कैसे इंप्रूव करनी है, बिजनेस टर्नओवर को कैसे बेटर करना है। बिजनेस टर्नओवर में भी 5 चीज़ें होती हैं। पहली क्या होती है कि क्या आप अपने कस्टमर बढ़ा सकते हो, दूसरी होती है क्या उनका एवरेज टिकट साइज बढ़ा सकते हो, तीसरी होती है क्या कस्टमर की फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी वो ट्रांजैक्शन करे बढ़ा सकते हो, चौथी होती है क्या आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो जिससे आपका रेवेन्यू बढ़े, 5वीं होती है क्या नया प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हो। लीडरशिप फर्म में जो बड़ा चेंज किया ना हमने, क्या किया हमने क्या दिया, अब इस समय होम ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया कि हमारा कोच आपके यहाँ पे आ करके वहाँ पे आके आपसे प्रैक्टिस करवाता है। वो लीडरशिप फनल है। लीडरशिप फनल में अगर आपने बिजनेस शुरू नहीं किया तो मत आइए, ये सबके लिए नहीं है, ये खाली लिमिटेड लोगों के लिए है जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ हर एक को लीडरशिप फनल में नहीं आना चाहिए। तो आप अगर अपने बिजनेस अभी शुरू किया है, आप पूरा 10 डे MBA दोबारा देखिए,
पूरा दोबारा देखिए। और अगर बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, आप 5-6 लाख रुपए महीने का काम करना शुरू कर चुके हो, महीने के 4-5 लाख रुपए का बिजनेस कर लेते हो, आप 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए महीने का कर रहे हो, तो आपको आना चाहिए लीडरशिप फनल में या बिजनेस एक्सपेंशन में, ये जो आइडिया टू आईपीओ इनमें आना चाहिए, है ना। तो तभी आप वहाँ पहुँचते हो। अब अगर आप मान लो 50 करोड़ से 500 करोड़ पे पहुँचना है आपको, तो कैसे करना है आपको, या 5 करोड़ से 50 करोड़ पे पहुँचना है, तो एमएसएमई में खाली नाम माइक्रो है, लेकिन इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। मेजर कंट्रीब्यूशन आपका भी हो सकता है आपकी देश की इकोनॉमी में, अगर आप इस आइडिया टू आईपीओ को समझते हो। क्या आप अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, या कैपिटल रेज करना चाहते हो, नेशनल इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हो? 9:30 से 6:30 बजे तक का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का हमारा इवेंट है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई कलाकार हो, कोई आर्टिस्ट हो, तो उसके लिए यशराज टॉप होता है, क्रिकेटर के लिए इंडियन की टीम टॉप होती है, ऐसे बिजनेसमैन के लिए आईपीओ टॉप होता है। आईपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आईपीओ एक डेस्टिनेशन है। आईपीओ से आप बिना किसी कर्जे के आप अपनी कैपिटल को रेज कर सकते हो, आप बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, आपको ग्रोथ कैपिटल मिलती है, आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, R&D में इन्वेस्ट करो, पैसा आपको मिल गया, फ्री का पैसा बाजार से मिलता है, आपने अपनी करेंसी बना लिया ना, आपको थोड़ी अब उसको लौटाना है, आपकी वर्किंग कैपिटल अच्छी हो गई, आपका रिस्क रिड्यूस हो गया, आपको नए पार्टनर्स मिलते हैं, आपकी बाजार में ट्रेडिंग हो रही है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको बाजार में देख रहे हैं, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देख रहे हैं आपको फंडिंग के लिए एक ऐसा सोर्स मिल गया जिसको आपको लौटाना नहीं है। आप बूटस्ट्रैप्ड होते हो, या प्राइवेट फंडिंग लेते हो, या पब्लिक फंडिंग लेते हो, या डेट लेते हो, उनमें सबसे अच्छा क्या है? पब्लिक फंडिंग। जो किसने किया था सबसे पहले? हमारे यहाँ पे धीरू भाई अंबानी ने सबसे बड़े तरीके से किया था, क्योंकि सेल्फ फंडिंग है, बूटस्ट्रैप्ड है, वो इसकी एक लिमिट होती है। कर्जा ले लेते हो तो कर्जा हमेशा चलता रहता है, 12 से 20% आपको लौटाना पड़ता है, आप फंस जाते हो, आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, एनबीएफसी आपको महंगा कर्जा देती हैं, फंस जाते हो, अब ओवर बर्डन हो जाता है, आप डेस्परेट बोरोइंग करते हो, आपके कैश फ्लोज मिसमैच हो जाते हैं, जो जितना इंटरेस्ट होता है उतना आपका मार्जिन भी नहीं होता। कई बार आपका मार्जिन ही अगर 10% है और इंटरेस्ट ही आपका 18% है, तो वैसे ही गेम ओवर हो गया आपका। तो आप एग्रेसिव ग्रोथ करना भी चाहते हो, आप फंस जाते हो। इसीलिए 2 अक्टूबर का इवेंट उन लोग के लिए हमने बनाया है जो रिश्तेदारों से कर्जा मतलब कलेश को ऐड करना, बैंक से लोन लेना मतलब इंटरेस्ट का लोड लेना, उनको सारे स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बिना स्ट्रेस के आप कैसे, बिना किसी टेंशन के आप अपने ग्रोथ को बढ़ाएं और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट आईपीओ रेडीनेस इवेंट में आए। डेट जो है ना, कर्जा, ये बहुत बड़ा शत्रु हुआ बिजनेसमैन का। अगर ढंग से हैंडल नहीं किया तो डेट बन जाता है डेथ आपकी। तो अब चलते हैं इक्विटी को समझ लेते हैं। इक्विटी मतलब आप अपनी हिस्सेदारी लोगों को दे देते हो। जैसे भारत में हिस्सेदारी धीरू भाई अंबानी ने दी उस समय, है ना। तो इसमें प्राइवेट फंडिंग भी होती है, पब्लिक फंडिंग भी होती है। पब्लिक फंडिंग ज़्यादा अच्छी है। प्राइवेट फंडिंग कौन सी होगी? ब्लैकस्टोन, केकेआर, जनरल अटलांटिक, या वीसी फंडिंग हो गई, एक्सेल, ब्लूम हो गया, नेक्सस हो गया, कलारी हो गया, कलारी कैपिटल हो गया। ये सारे बड़े बड़े अच्छे जो वीसी या पीईज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटीज हैं, जो आकर के आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेते हैं, लेकिन ये कंट्रोल करते हैं आपको। प्राइवेट इक्विटी कंट्रोल करते हैं, है ना। प्राइवेट इक्विटी क्या है? उनको फटाफट से ग्रोथ चाहिए, तो वो बहुत इंटरफेयर करते हैं आपके साथ में, आपके बिजनेस के विजन में कई बार इंटरफेयर करते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, सारे नहीं करेंगे इंटरफेयर, कुछ पार्टनर की तरह आपके साथ में मिलकर काम करते हैं, पर कुछ फंस जाते हैं और फंसा देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन पब्लिक फंडिंग में क्या है? अब छोटा छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर आपके साथ आ जाता है, जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे आपको बाजार में इसका फायदा क्या? आपको बाजार से कैपिटल मिल जाता है ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए, आपकी वैल्यूएशन बड़ी हो जाती है, उस वैल्यूएशन का आपको एक्सपेंशन मिलता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बाजार में, इज्जत समाज बढ़ता है। ये कर्जे की तरह नहीं जिसको वापस करना पड़ता है, आईपीओ के पैसे को वापस नहीं करना होता है। अगर आप चाहो बहुत प्रॉफिट हो गया तो डिविडेंड दो, नहीं तो डिविडेंड देने की भी कंपल्शन नहीं है। और फाउंडर जो है, फाउंडर का पूरा कंपनी को अगर वो बेच करके बाहर निकलना चाहता है तो आईपीओ करने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी की एक कीमत तय हो जाती है। अब बड़ा ब्रांड आता है, आपसे पूछता है भाई आपकी कीमत 1000 करोड़ की है, उसको अगर गरज है तो आपको 1200 करोड़ देगा और आपकी कंपनी खरीद लेगा। आपको 1200 करोड़ मिल गया, अब आप बाहर हो गए। आपने कहा चलो मैं नई कंपनी बनाऊंगा, मैं 1200 करोड़ में से 200 करोड़ नई कंपनी में लगाऊंगा, 1000 करोड़ अपने पास रखूंगा, तो मैंने बहुत मेहनत करी आज तक। तो आपको एग्जिट मिल सकता है, एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। कई लोग कहते हैं नहीं मुझे अपनी कंपनी नहीं बेचनी, मुझे कंटिन्यू कर सकते हैं आप उसको। दोनों संभावनाएं खुल जाती हैं आपके लिए, कंटिन्यू करना हो या पूरी की पूरी कंपनी को बेचना हो, है ना। एम्प्लॉयज़ को फायदा मिलता है। भाई एम्प्लॉय को क्या फायदा मिलता है? क्योंकि उसके अपनी छोटी छोटी आधा %, 1%, 1.5%, 2% की हिस्सेदारी होती है आपकी कंपनी में, आप उसको हिस्सेदार बना देते हो। अब उसका जो शेयर है बाजार में ट्रेड हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो वो शेयर संभाल के रखता है, आपके साथ जुड़ा रहता है, टिका रहता है। उसको लगता है कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरा भी शेयर ग्रो कर रहा है।
इससे क्या है, अब आपकी कंपनी में लीडरशिप भी अच्छी है, आप इंसॉल्वेंट नहीं होते, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बढ़ने लग जाता है, आप एंकर इन्वेस्टर लेके आते हो, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आते हो जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा अच्छा है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन या पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलने लग जाती हैं, तो बड़ा फायदा है। आईपीओ लिस्टिंग के दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में, आईपीओ लिस्टिंग के दो ऑप्शन, एक सीधा मेन बोर्ड पर चले जाओ, एक अगर छोटी कंपनी हो तो एसएमई बोर्ड के थ्रू जाओ, आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के थ्रू जाओ। जहाँ पहले सारी कंपनी के लिए खाली मेन बोर्ड था, अब कंपनी के लिए एसएमई बोर्ड भी है। मेन बोर्ड में क्या है, अगर 3 साल का प्रॉफिट कम से कम 45 करोड़ का होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 3 साल का प्रॉफिट 45 करोड़ नहीं है तो आप एसएमई आईपीओ जा सकते हो। 2012 में ये ऐसा हुआ कि सरकार ने सोचा कि छोटी कंपनी को भी लिस्ट करने का तरीका होना चाहिए, जिससे कंप्लायंस को ईजी कर दो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलैक्स कर दो और उस तरह से वो ओवरनाइट अपना अच्छा ग्रो कर सकते हैं। कई सारे अभी ब्लॉकबस्टर एसएमई आईपीओ आए हुए हैं, यहाँ पे मेजेंटा लाइफ केयर आया है, ग्रीन जेटेक आया है, आपका केसी एनर्जी आया है, बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए हैं जो बहुत अच्छे चले हैं, जैसे कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी है, काहन पैकेजिंग है। ये सब कितना कितना सब्सक्राइब हुआ है मालूम है आपको? कोई 2000 गुना सब्सक्राइब हुआ है, कोई 1000 बार सब्सक्राइब हुआ है, कोई 700 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 735 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये सब कल्हान पैकेजिंग 714 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें एक है मैक्सपोजर, ये 697 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो ये क्या है, छोटा छोटा 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ के आईपीओ आए थे, इतना ओवर सब्सक्राइब हो गए। बहुत अच्छा ग्रो। यहाँ पे एक है एस्लोन इन्फो सिस्टम, वो भी 642 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 1073 कंपनी या उससे ज़्यादा कंपनियां हैं जो दोनों मिला करके बीएससी और एनएससी, एनएससी में क्या है, एनएससी में है इमर्ज एसएमई के लिए और बीएससी में है एसएमई के लिए, दोनों मिलाकर के इस समय बहुत 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 कंपनियां जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप बना चुकी हैं। अभी पीछे एक इंस्टॉलेशन एनर्जी नाम की कंपनी थी जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स में आई, अभी बहुत बड़ी आईपीओ कराया उनका। आप उस आईपीओ में देखो, 2022 के अंदर सितंबर में आईपीओ लिस्टिंग हुआ। अब आप चेक करो, 2020 में केवल 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 21 में 7 करोड़ का था, 22 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था। आज शेयर प्राइस जंप कितना हुआ, लगभग 9,500% जंप हुआ 2 साल के अंदर। आज 7,600 करोड़ की कंपनी बन गई। वही जो 3-4-5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 7,600 करोड़ की कंपनी बन गई। आईपीओ पर जाने के फायदे क्या है, आपके पास में बड़े इन्वेस्टर घुस जाते हैं, बड़े क्लाइंट्स आ जाते हैं आपके पास में, क्योंकि आपके बारे में आज न्यूज़ चैनल में अपने आप फ्री में बातचीत हो रही होती है। एक पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी का काम करता है, रिटेल कॉस्ट्यूम और फैशन ज्वेलरी का काम, उसको देखो, चेक करो, उसकी 2022 में लिस्टिंग हुई और 2022 में 6 करोड़ का रेवेन्यू किया उसने, 23 में 29 करोड़ का किया, 24 में 50 करोड़ का कर लिया। 1 करोड़ का प्रॉफिट था 22 में, 5 करोड़ का प्रॉफिट था 23 में, मेरे ख्याल 7-8 करोड़ का प्रॉफिट था 2024 में। शेयर प्राइस 2800% जंप कर गया 2 साल के अंदर। आज क्या है, 850 करोड़ का मार्केट कैप हो गया उसका। मेरा अपना क्लाइंट खुद का जो हमने मेंटर किया था, जो हमारे पास आए थे, जीना सीखो, आचार्य मनीष, हाँ, आयुर्वेदिक हेल्थ केयर, जीना सीखो, क्या हुआ देखो, 2022 में लिस्टिंग हुई कंपनी की। अब उसका रेवेन्यू देखो लगातार बढ़ रहा है। 2022 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, 23 में 34 करोड़ का था और 2024 में 70 करोड़ का प्रॉफिट, 840% ग्रो कर गया 3 साल के अंदर। आज 3,500 करोड़ की कंपनी हो गई है। इनको तो हमने ही शुरू से हाथ पकड़ पकड़ करके लेकर गए हैं। आचार्य मनीष स्टेज पे आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा ने बड़ा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को आकर ट्रेनिंग कराते हैं। मैं इसीलिए उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी पीठ पीछे बहुत तारीफ करता हूँ। जीना सीखो आचार्य मनीष, वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर के आते हैं ट्रेनिंग कराने के लिए। मैं सर से मिला था 2017 में, फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में बाउंस बैक हुआ था, तो फर्स्ट टाइम मैं बिंद्रा सर से मिला था। तब हमारी कंपनी का टर्नओवर था लगभग शायद 25 करोड़ के आसपास और क्लिनिक थे 40। और आज 2024 में हमारे 34 हॉस्पिटल्स हैं और 90 क्लिनिक्स हैं और 15 डे केयर सेंटर्स हैं और हमारी जो टर्नओवर है वो लगभग लास्ट ईयर जो अभी क्लोज हुआ 31 मार्च को 300 करोड़ से ऊपर थी और जो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन है लगभग 3,000 करोड़ रुपए आज की डेट में। और सब ये बिंद्रा सर ने तब से उंगली पकड़ी हुई है एक दोस्ती के नाते। और हर बार हमारी कंपनी में जब भी लीडरशिप फनल होता है या जब भी कोई प्रोग्राम होता है, हमारी कंपनी से ज़रूर कोई ना कोई 5-7 लोग आके ज्वाइन करते हैं। 10th डे की बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेंशन की बात करेंगे। आईपीओ आपको देता है एक नेशन वाइड विजिबिलिटी, गांव से ग्लोबल जाने की अपॉर्चुनिटी, छुपो मत छा जाओ की अपॉर्चुनिटी। और मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, मैं 12 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं, दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, 1,500 कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं, 100 से ज़्यादा टॉप सीईओज को मैं कंसल्ट कर चुका हूं, उनको ट्रेन कर चुका हूं। मेरा मिशन है छोटे बिजनेस के लिए काम करना। और छोटे बिजनेस वो बिजनेस जो 2-4-5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना का काम कर रहे हैं, छोटा बिजनेसमैन है, उसको
हम लोग लेकर के जाएं आगे। और 2 अक्टूबर को इसलिए हमने बोला है ब्लॉक करने के लिए। आपको फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस फोन नंबर पर चेक कर सकते हो, डिटेल मांग सकते हो कि आपको अलाउड है कि नहीं अलाउड है आना। क्योंकि ये फ्री है तो हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे, हम सबको ले ही नहीं सकते हैं। आपको फोन करके अब चेक करना है कि आप अलाउड हो कि नहीं हो। यहां पे मैं आपको एलिजिबिलिटीज भी सिखाऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी है। पेड अप कैपिटल 25 करोड़ के नीचे होनी चाहिए। क्या होती है पेड अप कैपिटल, आपको समझाऊंगा। प्रॉफिट आपका पिछले 3 सालों में से अगर 2 साल भी आप प्रॉफिटेबल रहे, आपका काम चल जाएगा। नेट टैंजिबल एसेट आपके 3 करोड़ के होने चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ये सब मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम लोग आपको मर्चेंट बैंकर देते हैं जो अंडर राइट करता है 15% आपके शेयर्स को कम से कम मिनिमम गारंटी दे देता है कि भाई इतना तो कराएंगे, नहीं तो मैं अपनी जेब से पैसा लगा दूंगा। आपका नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए पिछले 2 साल में, और अगर नहीं है तो हम आपको बना देंगे, आपको वैसा तैयार कर देंगे, आपको ट्रेन करके वहां ले जाएंगे, आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देंगे आपको। अब मैं आपको स्टेप समझा देता हूं। भाई पहले कौन आता है, मर्चेंट बैंकर आएगा, मैं आपको दूंगा। मर्चेंट बैंकर आके ड्यू डिलिजेंस करेगा, आपके पेपर वर्क खंगालेगा, चेक करेगा कितना अच्छा कर रहे हैं। अगर आप कच्चा कर रहे हो, काम कच्चे में हो, तो आपको पक्के में लेकर के आएगा, आपको समझाएगा पक्के में आने के फायदे क्या हैं, कच्चे से पक्के में पहुंचने के तरीके क्या हैं, ताकि आप साफ सुथरा क्लीन काम कर सको। उसके बाद आपका एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तैयार करेगा। ये फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं होता, आईपीओ में जाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होता है। उस ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस का फिर एक्सचेंज बोर्ड, जो एसएमई आईपीओ का एक्सचेंज बोर्ड है, उससे अप्रूवल लेकर के आएगा, फिर आपकी बाजार में मार्केटिंग चालू कर देगा। फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस आता है, मैं इसको समझाया था डिटेल के अंदर थोड़ा सा। जब वो शुरू में मर्चेंट बैंकर आता है ना, वो आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को, आपके कनेक्शन नेटवर्क को, आपके ऑडिटर्स को, आपके लीगल एडवाइजर को, सब चीज़ों को ठीक कर देगा। शुरू में आकर के आपको आकर के कमिटमेंट दे दिया उसने। अब वो ड्यू डिलिजेंस में और डिटेल में जाएगा आपको। ये स्टेप 2 हो गया। आपके लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, उसके अंदर जाएगा, कच्चे से पक्के पे आपको लेकर के जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंस रेगुलेशन सारे पूरे कराएगा। अब जो मैंने आपको बताया ना, आपका प्रोस्पेक्टस बनाएगा, ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ये फाइनल नहीं होता। इसमें आप आईपीओ पे क्यों जाना चाहते हो, उसकी कहानी तैयार करते हैं कि आपके आईपीओ में जाने का पर्पस क्या है, रीजन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, आपके साथ में क्यों देश को जुड़ना चाहिए, क्यों देश आपके साथ जुड़े, आपकी वैल्यूएशन रिस्क क्या है, आपका फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है, वो सब चीज़ें उसके अंदर डालते हैं। वो सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद एक्सचेंज बोर्ड अप्रूवल दे देगा। अप्रूवल हो जाएगा। कैसे अप्रूवल होता है, वो लोग साइट विजिट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके रिकॉर्ड चेक करेंगे, प्रमोटर के साथ थोड़ा, प्रमोटर मतलब मालिक के साथ थोड़ी बहुत मीटिंग करेंगे और अप्रूवल दे देते हैं। जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है सब या फिर अगर अप्रूवल से पहले कुछ चेंजेस बताने हो तो वो चेंजेस ही बता सकते हैं, भाई ये थोड़ा चेंज कर लो, उसके बाद अप्रूवल देंगे। फिर अप्रूवल मिल गया, अगर चेंज करने पड़े चेंज करके अप्रूवल मिल गया, चेंज करके अप्रूवल मिला, अब आएगा बाजार में मार्केटिंग करेंगे। अब बताएंगे देश को कि देश को मतलब क्यों जुड़ना चाहिए। ये कौन करेगा, ये मैं आपको लेता हूँ मर्चेंट बैंकर, वो करेगा। वो रोड शो कराएगा, आपका मीटिंग कराएगा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ में। कौन कौन से, रेखा झुनझुनवाला फैमिली को आपके साथ जोड़ना है, विजय केडिया जी को आपके साथ जोड़ना है, या मधुसूदन केला जी को आपके साथ जोड़ना है, या एडवर्टाइजिंग नेटवर्किंग करनी है, या ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन करना है, बाजार के रिटेल इन्वेस्टर्स को आपको जोड़ना है। फिर फाइनल प्रोस्पेक्टस जो है, जिसको बोलते हैं फाइनल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अब ये जमा हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपका सारी अपडेटेड फाइनल इंफॉर्मेशन आ गई, कब आईपीओ आएगा, इशू साइज क्या है, इशू का प्राइस क्या है, कितने रुपए का शेयर होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी ऑडिट करके डाल दी है। भाई मेरी ड्यू डिलिजेंस हो गई है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है हाँ भाई मेरे कागज वागज क्लीन है, उसका सर्टिफिकेशन हो गया है, इतने रुपए मेरी कंपनी की कीमत है, ये मेरी वैल्यूएशन है। अब आईपीओ लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च हो जाएगा तो एक विंडो खोली जाएगी सारे इन्वेस्टर के लिए कि अब आप परचेज कर सकते हो। इस तारीख से इस तारीख के बीच में एलोकेशन का एक प्रोसेस आ गया, इस तारीख से इस तारीख के बीच में आप आ सकते हो। सारे के सारे जो है ना रजिस्ट्रार है वो डिटरमिन करेगा कि कितने शेयर एक इन्वेस्टर को एलोकेट होंगे। इसमें कौन आ सकता है, इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी आ सकता है, इसमें बड़ा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आ सकता है, इसके अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी आ सकता है, इसमें सब्सक्रिप्शन अमाउंट और जो है ना कि एलोकेशन कैसे होगा, वो सब अलॉटमेंट और रिफंड की डिटेल आ जाएंगी इसके अंदर। वो लेटर भी मिल जाएगा एप्लीकेंट को कि भाई ये आपका लेटर है, आपको चिट्ठी है अलॉटमेंट और रिफंड के ऊपर। अब फाइनली लिस्टिंग हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे। अब वहाँ ट्रेड होना शुरू हो गया। अब आपके बारे में ट्रेडिंग हो रही है। अब आपकी मार्केट मेकिंग करनी है कि आपका शेयर गिरे नहीं। आप मार्केट मेकिंग एथिकल तरीके से, बढ़िया तरीके से, मर्चेंट बैंकर बुद्धिमान आदमी, वो लिक्विडिटी अपनी बनी रहे, कोई ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी ना हो, जिसने शेयर पहले खरीदे थे लेके फट से बाहर निकल गया तो शेयर प्राइस नीचे ना गिर जाए। तो वो मेंटेन कैसे करें आपकी कॉन्स्टेंट प्रेजेंस को, आपको स्टेबलाइज कैसे करें, वो स्टेबलाइज करने पर काम करता है। और उसके बाद फिर पोस्ट आईपीओ कंप्लायंसेज में आपको गाइड करता है कि अब आईपीओ हो गया है, अब क्या कंप्लायंस चाहिए, अब इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन देनी है, हाफ ईयरली आपके ऑडिटेड रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट जाएंगे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाजार में कैसे जाएगी। तो उसके लिए खाली एक कंपनी सेक्रेटरी लगता है, एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती है, वो सारा ये काम करके आपको देता है। तो अब ये सारे मैं आपको क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है माइग्रेशन की। इस माइग्रेशन, अच्छा माइग्रेशन तो मैं समझाया नहीं, पहले मैं माइग्रेशन समझा देता हूं। अगर आपकी एसएमई लिस्टिंग हो गई, आप मेन बोर्ड भी जा सकते हो। मेन बोर्ड में सारे कंप्लायंस जो सीधा मेन बोर्ड पर जा रहे हैं करने थे, अब नहीं करने।
यानी कि अभी भी आपको 45 करोड़ का प्रॉफिट 3 साल का नहीं दिखाना है। 3 साल का 45 मतलब पहले साल 15, दूसरे साल 15, तीसरे साल 15, 45 करोड़। अगर वो अभी भी नहीं हुआ तो भी आप मेन बोर्ड पे जा सकते हो, है ना। उसमें भी क्या आपकी नेटवर्क 15 करोड़ की होनी चाहिए पिछले 2 साल की। आपका पिछले 3 में से 2 साल प्रॉफिट में होना चाहिए और आप 3 साल तक टिके हो एसएमई लिस्टिंग में, एसएमई आईपीओ में। अगर आप एसएमई बोर्ड पे आप 3 साल तक टिके रहे अच्छे और 250 शेयर होल्डर है आपके पास, आप जा सकते हो। उसके हम लोग आपको डिटेल समझाते हैं। लोगों को पहचान बनाने में ना पहले लोगों तक पहुंच जरूरी है कि पहुंचे कैसे। वो पहुंचाने में हम आपको मदद करते हैं, वो पहुंचाने में आपको हेल्प करते हैं। इसीलिए मैंने ये आइडिया टू आईपीओ रखा है और फ्री इवेंट इसलिए रखा है कि रेलेवेंट बिजनेसमैन आए, सीख के जाएं कि भाई मैं कहां से कहां पहुंचूं। 2500 एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया जो शुरू की 100-150 सीट्स हैं उनका पैसा है, बाकियों के लिए खाली आप अपना खाने का लंच का पैसा देंगे, वहां पे आपको कोई पैसा नहीं देना है। सेलिब्रिटी स्पीकर्स, मार्केट एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ में हम लोग पूरा ये काम कर रहे हैं। पावरफुल एक इनिशिएटिव लेकर के आए जिससे आप अपनी वेल्थ, अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर सकें। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, हम आपके प्रोडक्ट, आपकी इंडस्ट्री, आपके ग्रोथ प्लान को चेक करते हैं, आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, आपकी कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी लेते हैं, आपकी केस स्टडीज तैयार करते हैं, आपके बारे में ब्रांडिंग करते हैं, आपको सोशल मीडिया पेजेस पे लेके जाते हैं, आपकी स्टोरी, आपकी रील, आपके बारे में आर्टिकल लिखना, आपके बारे में न्यूज़ में डलवाना, आपके बारे में पोस्ट कराना, आपके बारे में आपकी पोजिशनिंग करना, आपको अपने इवेंट्स में स्टेज पर लेकर आना, आपके लोगोस को प्रमोट करना। फाउंडर टीम जो आपकी है, लीडरशिप टीम, वो आकर के अटेंड करेगी। आपको हम स्पेशल सपोर्ट देते हैं, आपको एक की अकाउंट मैनेजर देते हैं, आपको वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट देते हैं जो आपको वेंडर्स ला के दे। मान लो आपको भाई किसी एरिया में टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छा नहीं है, आपको कोई फंक्शन है बिजनेस का जिसमें आपको ठीक करना है, आपको मंथली रिव्यू करने हैं, मैं आपको ग्रोथ पार्टनर देता हूं, मैं साथ में बैठ करके 1-to-1 आपको हैंड होल्ड करता हूं, ताकि और आपको 1-to-1 आपके पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट से बातचीत करता हूं। आपको वेंडर एक्सेलरेटर सर्विस देनी है, आपको कोई बॉलीवुड का एम्बेसडर चाहिए तो वो भी मैं ला करके देता हूं, मेरे अपने नेटवर्क से वो बिल्ड करके देता हूं। आपको की अकाउंट मैनेजर देते हैं जो MBA फाइनेंस होता है, जो ग्रोथ पार्टनर बनता है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तैयारी करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस देता है, आपके साथ बैठ करके रिव्यू करता है, एक कोलैबोरेशन में नेक्स्ट न्यू बेटर की फिलॉसफी पे काम करता है, आपके लिए स्ट्रैटेजाइज करेगा कि भाई क्या रेवेन्यू की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रहनी चाहिए, क्या ड्राइवर्स होने चाहिए, क्या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया जाए। कई बार ना छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, पेरोल, अटेंडेंस या लीव या रिक्रूटमेंट जो होता है वो ऑटोमेटेड नहीं होता। कई बार आपके पॉस होते हैं, मेडिकल वालों को देखो, फार्मेसी वालों को देखो, रिटेल, रेस्टोरेंट, यूटिलिटी को देखो, उनके पास पॉस, बिलिंग, इनवॉइसिंग सिस्टम्स ही नहीं बने हुए हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिस्टम्स ही नहीं है, इनकम टैक्स, ट्रेजरी, प्रोक्योरमेंट, अकाउंटिंग, GST के सिस्टम ही तो बनाने हैं हमारे को सारे, और क्या करने, सारे सिस्टम जो तैयार करने हैं। प्रोडक्टिविटी में भाई मैं जितना आगे जा चुका हूं ना, मेरे कंपटीशन में कोई नहीं है मेरे बराबर, यहाँ पे कोई नहीं है कंपटीशन, दूर दूर तक कोई नहीं है जो बराबरी कर सके हमारी आकर के यहाँ पे। चाहे आपकी डिजिटल मार्केटिंग ठीक करनी हो, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से साइबर सिक्योरिटी हो, विजिटर आता है कोई यहाँ पे, ERP है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, आपको किसी प्रकार का कंटेंट, प्रोडक्शन हाउस, ई-कॉमर्स, पब्लिक रिलेशन, फ्रेंचाइज एक्विजिशन, लॉजिस्टिक्स, ये सारे प्रकार की सर्विसेज हमारे पास लीडरशिप है ऐसी जो फ्रेंचाइज बनाने से लेकर के इन्वेस्टमेंट बैंकर, लॉयर, HR कंसल्टेंट से लेकर सप्लाई चेन, रियल एस्टेट, आर्किटेक्ट से लेकर के सब बिल्ड करके देते हैं। अब मैं क्लास को एंड की तरफ बढ़ाता हूँ, जो मैंने पहले भी बोला है कि ये क्लास जो है ना लास्ट है 10 दिन में, लेकिन कनेक्शन जो है लॉन्ग लास्टिंग है। ये कनेक्शन लास्ट नहीं है हमारा। मैं कभी नहीं बोल सकता, जब 10 डे MBA हमने शुरू किया था एसोसिएशन पे, लोगों ने उन दिनों बहुत एलिगेशन लगाए थे, लेकिन आपका प्यार, आपका कांस्टेंट सपोर्ट के वो सब बातें आज धुएं की तरह हवा में गायब हो गई हैं। वो सॉलिड कंटेंट के साथ में लगातार आपके साथ रहूँ। फिर याद दिलाता हूँ 9 एपिसोड कहाँ पे हैं, 9 एपिसोड आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ये 10वां एपिसोड बाद में ऐप पे मिलेगा। फिर याद दिलाता हूँ जो IPO पे जाना चाहता है 2 अक्टूबर अपना ब्लॉक कर ले। वो 2 अक्टूबर क्या है, हफ्ते के बीच में आ रहा है, सैटरडे संडे के साथ में है नहीं, कहीं छुट्टियों पे आपने जाना नहीं है। या तो ये सैटरडे के पास होता 2 अक्टूबर, मंडे के पास होता 2 अक्टूबर, तो कहीं आप लॉन्ग वीकेंड पे जा रहे होते हैं, आप कहीं नहीं जाने वाले। आप 2 अक्टूबर खाली इवेंट में आइए शांति से, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं इसके अंदर। फ़ोन नंबर मैंने आपको दे दिया 9810544443। आप आकर के सीखिए एक्सपेंशन के ऊपर। बिजनेसमैन को हम स्ट्रेंथन करते जाएंगे, बिजनेसमैन को वन स्टॉप सोल्यूशन दिलाएंगे, क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस, वही हमने करना है। तो फटाफट से फ़ोन लगा के इसके बारे में पता लगाइए और सोचिए कौन 2, 4, 5, 7, 8, 10 लाख रुपए महीने का बिजनेस कर रहा है, 15, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए महीने का बिजनेस कर रहा है, उसको ये वीडियो दे दीजिए ताकि वो भी फोन लगा करके अपनी ग्रोथ के बारे में हमारा इवेंट आकर अटेंड करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और 10th डे MBA को पूरा अटेंड और सब तक पहुंचाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।